कन्हैया के साथ 2002 का वो दौर रहा जिसमें उनको अपने साथ में एआईएसएफ में हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद में वो लगातार अभी 2021 तक वो हमारे साथ रहे। 21 के बाद में वो कांग्रेस में चले और उसके बाद 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। पर वो हम लोगों ने कामयाबी वो हासिल किया, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में हासिल किया। वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी वो हासिल किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कुछ वो हासिल किया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद वो जीता कन्हैया कुमार। उसी दरमियान 2015 में वो छात्र संघ चुनाव जीते। बहुत सारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में हम लोग वहाँ जीते, उड़ीसा में हम लोग जीते। तो कई राज्यों में, राजस्थान में भी हम लोगों ने, हमारे संगठन ने चुनाव जीता, हजारीबाग में चुनाव जीते। तो ये लेवल पे आप कब मतलब नेतृत्व में आए ये, और क्या क्या परिवर्तन रहा? कई सारे स्टेट के विश्वविद्यालय में आप गए, वहाँ पे छात्र राजनीतिक हुआ, चुनाव हुए, जहाँ पे आपकी जो नेतृत्व रही है उस समय कई स्टूडेंट जो यूनियन था उसमें आपको जीत मिली कई सारे स्टेट में। इस पर थोड़ा सा विशेष है। ये रहा कि हम तो राष्ट्रीय काउंसिल में लगभग हम आ गए 2006-07 में करीब, और उसके बाद फिर हम राष्ट्रीय सचिव मंडल में आए 2010 में, और फिर 2013 में महासचिव हुए। उसके पहले उत्तर प्रदेश के प्रभारी हुए, झारखंड के प्रभारी हुए, कई जगहों पे काम वो किया जब हम राष्ट्रीय सचिव हुआ करते थे। फिर जब राष्ट्रीय महासचिव हुए तो पूरे देश के स्तर पे काम किया और कई जगहों पर वो हम लोगों ने कामयाबी वो हासिल किया। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में हासिल किया, वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी वो हासिल किया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कुछ वो हासिल किया, फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद वो जीता कन्हैया कुमार। उसी दरमियान 2015 में वो छात्र संघ चुनाव जीते। तो इस तरह से उसके अलावा छत्तीसगढ़ के बहुत सारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में हम लोग वहाँ जीते, उड़ीसा में हम लोग जीते। तो कई राज्यों में हम लोग छात्र संघ चुनाव में, राजस्थान में जीते। राजस्थान में भी हम लोगों ने, हमारे संगठन ने चुनाव जीता, हजारीबाग में चुनाव जीते। तो ये बहुत सारे जगहों पर हम लोगों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा और जीते, संगठन फैला बढ़ा। ये सब ये वो रहा है। जो उस दौर का जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 2013 में हम वो महासचिव हुए और उसके बाद 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। तो ये बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण और जवाबदेही वाली वक्त वो हमको मिला, और उस जवाबदेही वाले वक्त में काम करने का अवसर मिला, मौका मिला, और उसको भरसक निभाने का प्रयास हमने किया। 14 से ही हम लोग शिक्षा और रोज़गार को लेकर के कैंपेन बनाना शुरू किए, और उसी में हम लोगों ने बनेगा कानून बनाया जाए, भगत सिंह राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी कानून बनाया जाए, इस प्रस्ताव को पास किया, और ये देश के आंदोलन का ये मुद्दा बन गया। वो उसी दरमियान की बात है। और उसके अलावा जो तानाशाहीपूर्ण रवैया थी सरकार की, आप जानते होंगे कि उसी समय दरमियान नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हुई, गोविंद पानसारे की हत्या हुई, एमएम कलबुर्गी की हत्या हुई बाद में। तो इन ऐसी जो घटनाएं हो रही थी, जो वैज्ञानिक चेतना के लिए जो लोग काम कर रहे थे, नफ़रत के खिलाफ जो काम कर रहे थे, उनकी जब हत्याओं का दौर शुरू हुआ तो उसके खिलाफ में भी हम लोगों ने अभियान चलाया। हम लोगों ने अभियान चलाया जब मस्जिदों पर और चर्चों पर हमला हुआ। 2014 में सरकार बनने के बाद दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली है, वहाँ भी कई चर्चों पर हमले हुए, कई मस्जिदों पर हमले हुए। तो उसके खिलाफ में भी हम लोगों ने अभियान चलाया, और फिर बाद के दिन में यूनिवर्सिटी पर हमले शुरू हो गए। यूनिवर्सिटी पर 2015 में सबसे पहले अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल को तमिलनाडु में बैन किया गया, प्रतिबंधित किया गया। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने शानदार लड़ाई लड़ी, जिसमें सरकार को बैक होना पड़ा, और
जो बच्चे निलंबित किए गए थे उनको फिर से वापस लेना पड़ा। फिर उसके बाद दूसरी बड़ी लड़ाई हम लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लड़े, जहाँ पर मोदी सरकार, बीजेपी और उसके छात्र संगठन और उसके तमाम गुर्गे कह रहे थे शट डाउन जेएनयू को बंद करो और देशद्रोहियों को फांसी दो, और क्या क्या तरह तरह के प्रोपेगेंडा उन लोगों ने गढ़ा था। उसके खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, विद्यार्थियों को बचाया और जेएनयू को बचाने का हम सब लोगों ने वो काम किया। जेएनयू को बहुत बदनाम करने की साजिश रची गई थी, और वो साजिश इसलिए रची गई क्योंकि जेएनयू एक नए इंसान को गढ़ता है, जो इंसान सर उठा करके दुनिया को देखता है, दुनिया में सवाल करता है और जहाँ ज़रूरत हुआ वहाँ जवाब भी वो देता है। वो इस नौजवान से, वैसे इंसान से बीजेपी आरएसएस वाले लोग डरते हैं, और इसीलिए जेएनयू पर उनका पुराना दुराग्रह जेएनयू के प्रति है और उसको वो बंद कर देना चाहते थे, जिसके खिलाफ हम लोग लड़े, उसको बचाने का उस समय काम किया। आज भी आरएसएस बीजेपी लगातार प्रयासरत है कि जेएनयू को एन केन प्रकारेण कैसे भी हो समाप्त किया जाए, शिक्षकों की नियुक्ति करके, कर्मचारियों की नियुक्ति करके, पदाधिकारियों की नियुक्ति करके, विद्यार्थियों को पेनिट्रेट करके वो चाहते हैं कि वो जेएनयू को तबाह कर दें। लेकिन अभी भी वहाँ के विद्यार्थियों को सलाम हम सबको करना चाहिए कि इतने बड़े हमलों के बावजूद वहाँ के विद्यार्थी तीक्ष्ण हैं, सजग हैं, लड़ने वाले हैं, आत्मविश्वासी हैं कि अभी भी जो चुनाव हुआ लगभग 3-4 वर्षों बाद, 4 वर्षों बाद, उसमें इस बार फिर लेफ्ट के तमाम पदों पर वो जीत हुई है, लेफ्ट के साथ ही जीते हैं, और बीजेपी आरएसएस के छात्र संगठन की हार हुई है। यह एक बड़ी कामयाबी, बड़ा दिशा देने वाला वह चुनाव परिणाम वहाँ के साथियों ने दिया है। हम बात करेंगे देश के अंदर में उस समय में चर्चा में बहुत रहे कन्हैया कुमार, जो अध्यक्ष आपके एआईएसएफ से थे, और उन पे आरोप लगा, झूठी मुकदमा हुआ, और उसमें तो आप नेतृत्व में थे ना, राष्ट्रीय महासचिव थे, तो क्या था ये पूरा मामला? आप तो दिल्ली में रह करके बहुत करीब से जाने, तो उसका थोड़ा डिटेल हमको देखिए। वो साथी कन्हैया के साथ आज तो अब कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन हम लोग काफ़ी दिनों तक साथ काम किए हैं। 2002 का वो दौर रहा जिसमें उनको अपने साथ में एआईएसएफ में हमने जोड़ा, और जोड़ने के बाद में वो लगातार अभी 2021 तक वो हमारे साथ रहे। 21 के बाद में वो कांग्रेस में चले गए, तो वो पटना में साथ रहे, पटना के बाद में दिल्ली गए, वहाँ भी साथ रहे, और संयोग से हम महासचिव हुए, और उसी के 1 साल बाद वो जेएनयू यूनिट के सेक्रेटरी हुए साथी कन्हैया 2015 में। तो वो हुए, और उसी समय चुनाव आ गया, छात्र संघ का चुनाव वो आया। उसके पहले भी हमारे साथी लड़े थे और अच्छा पोजीशन लाए थे, और उस समय हुआ कि भाई वो जो अलायंस बनाने की हम लोगों ने पहल किया कि एक तरफ बीजेपी है, केंद्र में सरकार है, और यहाँ भी वो लगातार साजिश कर रही है जेएनयू को तबाह करने का, तो मिल करके लड़ा जाए। हम लोगों ने ये लाइन एआईएसएफ ने बनाया, लेकिन हमारी बातों को सभी अदर जो दूसरे वामपंथी छात्र संगठन थे उन लोगों ने अस्वीकार कर दिया। तो ऐसे में हुआ कि क्या किया जाए, हम तमाम पदों पर लड़ेंगे, तो जब लेफ्ट के लोग ही तमाम पदों पे आपस में लड़ेंगे तो इसमें एबीवीपी को फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि नहीं, हम तमाम पदों पर नहीं लड़ेंगे, केवल एक पद पर लड़ेंगे जिससे हम अपने प्रिंसिपल को, अपने पॉलिटिक्स को हम लोग रख सकें। तो इसी उद्देश्य से केवल अध्यक्ष पद लड़ने का संगठन ने तय किया, और फिर उसमें हुआ कि कौन साथी इस पद पे लड़ेगा। तो फिर तमाम लोगों ने ये तय किया कि साथी कन्हैया को वो लड़ाया जाए, और कन्हैया ने भी स्वीकार किया कि ठीक है, जब संगठन जवाबदेही देता है तो हम वो लड़ेंगे, करेंगे, इस जवाबदेही को निभाएंगे। बखूबी साथी कन्हैया ने उस जवाबदेही को वो निभाया। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि हम लोग तरंग एकलव्य प्रतियोगिता, विद्यार्थियों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको उभारने का काम कॉलेज और महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों का है। तो साथी कन्हैया डिबेट डिस्कशन में लगातार वो हिस्सा लिया करते थे कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, उसके पहले भी स्कूल के डेज में भी और लगातार, लेकिन कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बहुत निखार उनको मिला। दर्जनों भाषण प्रतियोगिता में और बहस में हिस्सा लिए, और राष्ट्रीय स्तर का कई पुरस्कार उन्होंने जीता। तो वो उनके अंदर में एक अच्छी कला, आत्मविश्वास की कला,
भाषण की कला वो विकसित हुई, और उसी का वो परिणाम हुआ कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने एआईएसएफ के पूरे इतिहास को, एआईएसएफ की पूरी राजनीति को, दर्शन को उन्होंने जेएनयू के विद्यार्थियों के सामने में रखने का काम किया, जिसमें विद्यार्थियों पर खासा प्रभाव हुआ। और कहीं न कहीं वो जो भाषण है, प्रेसिडेंशियल डिबेट है, उसका वो असर हुआ कि हम लोग वो शानदार मर्तबे से वहाँ जीत हासिल किए। हम लोग की सांगठनिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत मजबूत हम लोग नहीं थे, लेकिन संगठन का जो भी हमारे पास ताकत था, उसकी घेराबंदी, उसकी चौकसी, और दूसरा कि वो जो भाषण रहा, उस भाषण के बल पर तमाम संगठनों को हराता हुआ, एबीवीपी, एसएफआई, आइसा जैसे संगठनों को हराता हुआ साथी कन्हैया वो जीते, एआईएसएफ जीता, और वो एक इतिहास वो बन गया। तो और जब वो हम लोग लड़ाई, वो चुनाव जीते, तो दूसरे तरफ केंद्र में मोदी की सरकार थी। मोदी की सरकार जेएनयू को तबाह कर देना चाहती थी, और जो भी अच्छे संस्थान देश के अंदर में थे, उन तमाम संस्थानों को और शिक्षा को भी, संस्थानों को ही नहीं, शिक्षा को भी प्रतिबंधित कर देना चाहती थी। उस प्रक्रिया में वो बनी हुई थी। तो हम लोग के लिए चुनौती आया कि अब हम जब अध्यक्ष जीत गए हैं, तो भाई इस लड़ाई को हम लोग को लड़ना पड़ेगा। आपको बताएं कि उसी दरमियान उसी साल 2015 में ही वो जो फेलोशिप विद्यार्थियों को मिलता था, बहुत सारे फेलोशिप विद्यार्थियों को विभिन्न तरह का मिला करता था, उसको बंद करने की घोषणा की गई। आपको जिसमें नन नेट फेलोशिप जो था, उसको बंद करने की वो घोषणा हुई। फिर राजीव गांधी फेलोशिप, मौलाना आज़ाद फेलोशिप, ऐसे बहुत सारे फेलोशिप थे जिसको बंद करने की घोषणा हुई। तो यह बहुत ही देश के बहुत बड़े विद्यार्थियों का जो तबका है, उसको शिक्षा से दूर करने वाला वो घोषणा था। तो जिसके खिलाफ में हम लोग को लगा कि विद्यार्थियों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, गोलबंद करना चाहिए, और वो लड़ाई लड़नी चाहिए। तो साथी कन्हैया को वो जवाबदेही दिया गया कि तमाम विश्वविद्यालयों को कोऑर्डिनेट कीजिए और इसके खिलाफ में लड़ा जाए। तो वो नन नेट फेलोशिप जो बंद किया गया, उसके खिलाफ में तमाम राज्यों में तमाम संगठनों की, तमाम विश्वविद्यालयों और कॉलेज के विद्यार्थियों की लगातार मीटिंगों का दौर, कन्वेंशंस का दौर, ये सब शुरू हुआ। पूरे देश के अंदर में वो आंदोलन वो बन रहा था, और उसी में फिर आगे चल कर के ऑक्यूपाई यूजीसी का नारा दिया गया, जिसमें लगभग 88 दिनों तक यूजीसी गेट को विद्यार्थियों ने जाम करके रखा, ब्लॉक करके रखा, और अंततः 16 जनवरी 2016 को स्मृति ईरानी को यह घोषणा करना पड़ा कि उस फेलोशिप को बंद नहीं किया जाएगा, उसको बहाल रखा जाएगा। तब जाकर के वो आंदोलन वापस होता है। वो जीत रही विद्यार्थी आंदोलन की, जेएनयू के नेतृत्व की, साथी कन्हैया के नेतृत्व की उस समय। तो वो 2016 में हम लोग सब ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन और तमाम छात्र संगठन हम लोग मिल करके उस लड़ाई को लड़ रहे थे, और वो कामयाब हम लोग हुए। उसके बाद फिर जस्ट 16 तारीख को वो कामयाबी मिली, और 17 जनवरी को एक और बड़ी घटना हो गई। वो जो हम कह रहे थे कि विश्वविद्यालयों पर हमला, तो उस समय हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या वो कर दी गई 17 जनवरी 2016 को, और रोहित वेमुला वो शहीद हो गए। हमारे इस जो सामंतवादी फ्यूडल सिस्टम है, जो मनवादी शिक्षा की व्यवस्था बनाई जा रही थी बीजेपी सरकार के जरिए, उसके खिलाफ में लड़ते हुए, प्रतिकार करते हुए साथी रोहित वेमुला इस दुनिया से वो चले गए। तो उनको न्याय के लिए फिर लड़ाई हम लोग लड़ना शुरू किए। बड़ा देश के अंदर में बड़ी खलबली मची हुई थी। मोदी सरकार कटघरे में खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि उनके जो सांसद थे हैदराबाद से, उनके कई पत्र रोहित वेमुला पर कार्रवाई करने के लिए विश्वविद्यालय को वो दिया गया, वो सामने आ गया था। जो स्मृति ईरानी जो एमएचआरडी मिनिस्टर थी, इनके 4 पत्र सामने आ गए थे कि उस बच्चे पर कार्रवाई किया जाए, केवल इसलिए क्योंकि वो एबीवीपी का विरोध कर रहा था, एबीवीपी के कार्रवाइयों का विरोध करता था। और जब उस पर हमला हुआ तो उसका प्रतिकार उन लोगों ने किया था। तो ये लोग का चरित्र पूरी तरह से उजागर हो गया था।
उनका भेद खुल रहा था लोगों के सामने में, तो एक बहुत बड़ा उनके अंदर में कालिख उतने वाला, उनकी सच्चाई कलई खुल जाने वाला वो आंदोलन बन रहा था। तो उसी को छिपाने के लिए एक पद से कई काम हो जाए, जेएनयू की घटना गढ़ी गई। आप अगर सच्चाई से पड़ताल कीजिएगा तो पता चलेगा आपको कि वो बहुत प्लान्ड वो घटना वो बनाई गई 9 फरवरी को। 9 फरवरी को आप जानते होंगे कि वहाँ जी न्यूज़ वो घुस गया था, एबीवीपी के लोगों ने उसको वहाँ प्रवेश दिलाया और फिर पूरा का पूरा कैसे वो टुकड़े टुकड़े का नारा, पाकिस्तान का नारा, ये सब नारे वो बनाए गए। उसका वो डफ करके वीडियो को मैनिपुलेट करके वो वीडियो बनाए गए और तमाम न्यूज़ चैनलों पर वो चलाना शुरू हुआ कि जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे, ये वो कई तरह के नारे वो लगातार वीडियो बनाए गए। और तब से कि देशद्रोहियों को सजा दो, फांसी दो। 1-2 दिन तो वो थोड़ा रफ्तार पकड़ने में लगा और 9 तारीख को हुआ। 10 तारीख को हम लोगों ने अर्जेंट, जैसे ही हमको ये जानकारी मिली तो हमने जेएनयू यूनिट की मीटिंग की कि क्या बात है भाई, क्या हुआ है, क्या इतना हंगामा मच रहा है जेएनयू को लेकर के। तो बोला कि नहीं नहीं, ये सब बदमाशी है, वो कुछ होगा नहीं, वो बहुत सामान्य सा है, लगातार एबीवीपी बीजेपी करते रहता है, उसी रूप में किया है। वो हमारे साथियों ने बहुत नॉर्मल लिया इसका जैसे पहला, लेकिन चूंकि बहुत प्लान्ड था वो, तो वो हंगामा आगे बढ़ना था। 10 तारीख के बाद 11 तारीख को पूरा 10 तारीख की ही रात से टेलीविज़न पे एकदम चलना हर तरफ कि जेएनयू देशद्रोही संस्थान है, वो आतंकवाद का केंद्र है, क्या 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 वो आना शुरू हुआ। और 12 तारीख को, 12 फरवरी को कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी होती है